हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन में ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज हम घटना चक्र की कंपलसरी सीरीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें घटना चक्र प्रैक्टिस पेपर ले लिया, क्योंकि हमने इसको सजेस्ट किया था बाईलिंगुअल अगर दोनों को प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप इजीली दोनों मीडियम वाले देख कर सकते हैं इसके सेट सॉल्व, क्योंकि सारा मटेरियल इंग्लिश में प्योरली नहीं मिलता है और फिर हिंदी में नहीं मिलता है, तो इस तरह दोनों को प्रॉब्लम होती है। तो ये घटना चक्र जो प्रैक्टिस पेपर है, ये हमने रिकमेंड किया था अपने बुक स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी। तो हमने क्या किया, इसके हमने ख़ुद परचेज़ किया और इसको आज हम सॉल्व कराएंगे। इसमें 20 सेट्स हैं टोटल। आज हम सेट 1 करेंगे जो कि कंपलसरी पेपर है, यानी कि पेपर 1। इसमें जीके, रीजनिंग, जीएस ये सब रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर 1 में आने वाले हैं, तो हम वही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी और फर्स्ट एंग्लो मराठा, सिख और मैसूर, ये सब जो हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो इसमें जो फाइनली जो हुई थी बैटल वो थी बक्सर की। तो इसी के बाद जो है कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल आ जाता है। और इससे पहले हुई थी प्लासी की, जो प्लासी जो दिया ये 1757 में हुई थी। हम यहाँ पर ईयर भी बताएंगे क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है। 1757 में हुई थी प्लासी की। इसमें सिराजुद्दौला थे और इसमें बक्सर में कई सारे थे। एक तो अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और इधर दिल्ली की तरफ से शाह आलम टू थे। ठीक है, शाह आलम टू थे दिल्ली की तरफ से। और अवध के थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल की तरफ से थे मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। तो देखिए ये 3 इस तरफ थे और दूसरी तरफ कौन से थे, ब्रिटिशर्स थे, जिसकी तरफ से कौन सा, हेक्टर मुनरो था। इधर दिल्ली की तरफ से शाह आलम टू और अवध की तरफ से शुजाउद्दौला और बंगाल से कौन थे, मीर कासिम थे। तो इनके बीच ये बैटल हुई थी बक्सर की, जो कि जिसमें ब्रिटिशर्स जीते थे और ये 1764 में हुई थी। ठीक है, 1764 में बैटल हुई थी। और प्लासी वाली सिराजुद्दौला की, ये 1757 में हुई थी। अगर हम एंग्लो सिख की बात करें, फर्स्ट एंग्लो सिख, तो ये हुआ था 1845 से 1846 चला था, 1 साल हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी, इसमें ब्रिटिशर्स जीते थे। और अगर हम एंग्लो मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर जो कि 4 हुई थी टोटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जिनमें से फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 1867 में। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए वैसे तो हमने एक आईबी की जब सीरीज़ कराई थी तो इसका पूरा एक बैटल्स का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। हिस्ट्री के वीडियो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये 2 साल चली थी, 67 से 69, फर्स्ट बैटल थी एंग्लो मैसूर की। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए प्लासी की जो हुई थी 1757 में हुई थी और एंग्लो मैसूर की 67। ठीक है, 1867। और उसके बाद 1845 ये एंग्लो सिख। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स हैं यहाँ इस क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम, तो इसका आंसर है बक्सर की लड़ाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था। देखिए महात्मा गांधी जी थे, वो इसमें किसी भी उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे उसमें नहीं शामिल हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये क्या हुआ था कि बंगाल में एक जगह थी नोआखली, वहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस दंगे हो रहे थे, बहुत सारे, तो वहाँ पर ये मौजूद थे, उनको ख़त्म करवाने के लिए, ठंडा करने के लिए वहाँ पे ये थे। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम्स हुए थे इंडिपेंडेंस डे के, इसमें ये शामिल नहीं हो पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, तो ये कैलकाटा से हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है क्योंकि ये क्या फर्स्ट है, सुपरलेटिव्स पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूज़पेपर है जिसका नाम है उदंत मार्तंड। इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1826 कब हुआ था, कोलकाता से। ठीक है, किसका था, ये जुगल किशोर शुक्ल का था, जुगल किशोर शुक्ल का। और एक ये
और एक ये बात इसमें याद रखने वाली है कि ये एक वीकली था, होते हैं ना डेली और वीकली मंथली इस टाइप से, तो ये वीकली था। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन से लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए जो आईएनसी थी, आईएनसी के अगर हम अध्यक्ष की बात करें यानी कि प्रेसिडेंट के, तो फर्स्ट 4 काफ़ी पूछे जाते हैं। फर्स्ट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। और सेकंड कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी, और फोर्थ थे जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। तो ये कुछ सीक्वेंस था, 1885 से स्टार्ट हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन है कि लगातार 6 साल तक कॉन्टिन्यूसली कौन से थे इनमें से जो इसके प्रेसिडेंट रहे थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो 6 साल लगातार इसके प्रेसिडेंट रहे थे। और यहाँ पे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर कह दिया, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिफ्थ है क्वेश्चन, कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखिए स्टेट के बॉर्डर्स, कंट्री के और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इस पे हमने एक वीडियो भी यूपी असिस्टेंट टीचर को देखते हुए बनाया है, तो वो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। प्राइमरी जो पेपर है उसमें ही पूछा गया है, ये देखिए आगे जो उन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ निकाली इसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की इन्होंने बात की है और कौन नहीं बनाता है ये बात इन्होंने पूछी है। तो इसमें देखिए कौन नहीं बनाता है, जो नागालैंड है वो सीमा नहीं बनाता है। देखिए बांग्लादेश कुछ इधर है यहाँ पर, ठीक है, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, इधर नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सीक्वेंस रहता है इधर, ये इस तरह से कुछ सीक्वेंस रहता है। फिर मिजोरम के इस साइड यहाँ पे त्रिपुरा आ जाता है, और यहाँ पे मेघालय आ जाता है, और यहाँ पर ये असम आ जाता है, असम का पार्ट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का अगर हम देखें, रफली एक आइडिया लें तो कुछ इस तरह का है, ये त्रिपुरा हो जाता है, ये मेघालय बीच में यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है। तो इसमें देखिए असम, ये असम से भी टच करता है, मेघालय से भी टच करता है, और मिजोरम से भी टच करता है, इससे भी टच करता है, और यहाँ पर नागालैंड से ये टच नहीं करता क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन है? नागालैंड है, ठीक है। तो इसको एक बार आप स्टेट वाला वो वीडियो देख लेंगे तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि ये क्या कहाँ से किन किन से टच करता है। इधर नॉर्थ ईस्ट वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। तो देखिए द्वीप की अगर हम बात करें तो आइलैंड, अंडमान, ये लक्षद्वीप, माजुली और सेल्सेट, ये सब हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला अगर हम आइलैंड की बात करें तो वो सेल्सेट है आइलैंड। सेल्सेट मुंबई, जो मुंबई है वो सेल्सेट ही पे है, और मुंबई की पॉपुलेशन आप लोग को पता है कि कितनी ज़्यादा है। अगर हम, एक तो ये क्वेश्चन बनता है आइलैंड से, और दूसरा ये बनता है कि सबसे बड़ा ताज़े पानी का आइलैंड कौन सा है, तो वो माजुली है, ठीक है। तो एक ये भी ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सेल्सेट है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी का आइलैंड, तो वो माजुली हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये गंगा का जो पूरा सीक्वेंस है, जो वो अलकनंदा ये स्टार्ट होती है, सारे प्रयाग मिलते हैं, तो उसको भी आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसको हम वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश की इधर बात करें तो देखिए अगर ये बांग्लादेश है तो इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, इधर से नेपाल सिक्किम की तरफ से आती है टिस्टा रिवर, ठीक है, और इधर से आती है गंगा, कुछ इस टाइप से रहता है। तो देखिए ये इधर गंगा आती है, तो जब ये इधर बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इधर से गंगा आती है और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम और इससे रिलेटेड बात करें तो ये पद्मा फाइनली क्या होती है, अब यहाँ से ये टिस्टा रिवर आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये दोनों जब एक दूसरे में मीट करते हैं तो ये बन जाती है जमुना, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो होती है वो बन जाती है जमुना, और ये जमुना जब इस पद्मा से मिलती है तो क्या कहलाती है, तब भी क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और इस पद्मा में मेघना रिवर, यहाँ से मेघना रिवर मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मेघना रिवर मिलती है इस पद्मा में, और ये फाइनली क्या कहलाती है, मेघना।
यानी कि जब ये बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये उस टाइम इसका नाम क्या होता है, मेघना रिवर होता है। देखिए यहाँ से आ रही है गंगा, इधर जब बांग्लादेश में एंटर की तो ये पद्मा कहलाएगी, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अब ये आगे मेघना में कैसे कन्वर्ट होती है इसकी अगर हम बात करें तो इधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर, और इधर से टिस्टा रिवर आ रही होती है। जब ब्रह्मपुत्र टिस्टा रिवर आपस में मिलते हैं तो ये कहलाती है जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है, जमुना रिवर कहलाती है। ये जब जमुना पद्मा से मीट करती है इस पॉइंट पे, उसके बाद ये क्या कहलाती है, उसके बाद भी ये पद्मा ही कहलाती है। पद्मा फिर मेघना से मिलती है, जब मेघना से मिलती है तो ये फाइनली मेघना कहलाती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये है ये हमने बता दिया। अभी हम उधर जो स्टार्टिंग होती है इसका ओरिजिन उसको भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। भारत में सेकंड क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है। देखिए फ़ायदा हुआ ना, अगर आपको इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे इजीली, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात कर दी है। तो यहाँ पर इस घटना चक्र में थोड़ा आसानी रहती है कि इंग्लिश हिंदी वाले दोनों ही कर लेते हैं। इसकी टोटल नंबर जो है वो 20 है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है NBSS के अंदर, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ठीक है। सॉइल की बात है, सॉइल सर्वे इसके अंदर आता है। तो इसमें 20 जो जोन है वो है एग्रो इकोलॉजिकल, ठीक है, जोन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको फर्दर 60 सब उसमें बांटा गया है, यानी कि सब रीजन में बांटा गया है। इकोलॉजिकल जोन सब रीजन में बांटा गया है, वो 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की गई है तो उसका आंसर 20 है। और इसका क्लासिफिकेशन जो देखिए वो किन फैक्टर्स के बेस्ड पे किया गया है, तो इसमें क्या देखा जाता है, सॉइल देखा जाता है कि सॉइल कैसी है, वहाँ पे उसकी क्या है बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और भी फिजिकल फीचर्स देखे जाते हैं जो, और भी वहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स वो सब देखे जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद ये जोन्स ये सब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक है बद्रीनाथ, ठीक है, एक बद्रीनाथ है, यहाँ पर केदारनाथ है, 4 धाम होते हैं, यहाँ पर केदारनाथ है, ठीक है। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ पर यमुनोत्री, ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद देखिए बद्रीनाथ से 2 निकलती हैं, एक निकलती है विष्णु गंगा, एक निकलती है विष्णु गंगा, दूसरी निकलती है धौलागिरी, ठीक है, दूसरी निकलती है धौलागिरी। ध्यान से सुनिएगा एकदम, बद्रीनाथ से 2 निकलती हैं, एक विष्णु गंगा एक धौलागिरी, ये आपस में आके यहाँ पे मीट करती हैं, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा है तो विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक, VP विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये आगे फर्दर ये चलती है और मिलती है, इधर से एक रिवर आ रही होती है पिंडर रिवर, ठीक है, पिंडर रिवर आ रही होती है, यहाँ पर इससे मिलती है कौन से प्रयाग पे, कर्ण प्रयाग यानी कि KP, ठीक है। पिंडर रिवर इससे आके मिलती है कहाँ पर, कर्ण प्रयाग पे, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर अलकनंदा, ये अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा जो होती है इधर से क्या होता है, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आ रही होती है, मंदाकिनी रिवर आ रही होती है, इधर ये अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग से, यानी कि RP, ठीक है। मंदाकिनी इधर केदारनाथ से आ रही होती है, मंदाकिनी ये अलकनंदा से मिलती है और कहलाती है क्या, रुद्रप्रयाग, ठीक। रुद्रप्रयाग पे मिलती है और फिर फर्दर ये आगे चलती है। फिर क्या हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर से इधर से कौन सी आ रही होती है, भागीरथी रिवर आ रही होती है, इधर से भागीरथी रिवर आ रही होती है। ये फाइनली यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है और क्या कहलाती है, देवप्रयाग। यही क्वेश्चन पूछा गया है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस प्रयाग पे मिलती हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, देवप्रयाग। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए देवप्रयाग से क्या होता है, ये आगे आकर ये देवप्रयाग में मिलती है और ये आगे आके यहाँ पर ये गंगा कहलाती है, देवप्रयाग के आगे ये गंगा कहलाती है और हरिद्वार से UP में हरिद्वार से एंट्री करती है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए यूपी में हरिद्वार से एंट्री करती है। तो देखिए एक बार फिर से अगर हम बताएं, अब ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये यमुना अलग इसका रहता है। अब देखिए यहाँ पर कौन से थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ से दो निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौलागिरी, ये दोनों मीट करती हैं विष्णु प्रयाग पे, ठीक है। फिर ये आगे चलती है, इधर से पिंडर रिवर आ रही होती है, कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग पे, केपी, पी से केपी, ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद ये केदारनाथ से मंदाकिनी आती है और ये आगे चलती है, कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग से। मंदाकिनी जो इससे मिलती है कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग पे। फिर आगे ये अलकनंदा से भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है वो अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग पे, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा से किस प्रयाग पे मिलती है, देवप्रयाग पे, ठीक है। फाइनली ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, और ये यूपी में एंट्री करती है हरिद्वार से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये पूरा इसको सिस्टम समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। देखिए तो समिट जो +5 ये कहलाती है, ये हुई थी 1997 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1997 है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये क्या हुआ था 1997 में, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में एक पूरी हुई थी, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पर इस तब नाम इसका था कि अर्थ समिट है +5, जिसको रियो +5 भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि 21 एजेंडा इसमें लागू करने की बात की गई थी। 21 एजेंडा, 21 नाम सुना होगा, एजेंडा 21। इसमें क्या हुआ था कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो उसके कुछ टारगेट्स थे, जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें कुछ टारगेट्स अंदर हैं, उनको फॉलो करना है, उनको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो उन टारगेट्स की बात की गई थी। बस इसका यही ध्यान रखना है कि ये जो समिट हुई थी 1997 में हुई थी, और इसमें क्या हुआ था कि इसमें बात की गई थी एजेंडा 21 लागू करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए जो कौन कौन है, पहले हम तो ये बात कर लेते हैं। देखिए हिमालय जो है, हिमालयन, वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत अच्छी जैव विविधता देखने को मिलती है, उन रीजन्स की बात की गई है। तो हमारा 3 है इंडिया में। अगर हम बात करें तो एक हिमालयन पार्ट, एक नॉर्थ ईस्ट, उधर असम साइड, असम मिज़ोरम ये वाला साइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उधर वेस्टर्न घाट, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। विंध्यन जो है वो नहीं है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाता है, विंध्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, किसे नहीं दिया गया है, महात्मा गांधी को नहीं दिया गया है, बाकी सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, सबको दिया जा चुका है। उसके बाद है, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलन में से किसकी तिथि सही नहीं है, सविनय विज्ञान। देखिए सबकी सही है, ये पहला ही गलत है, इसकी है 1942, जिसमें डू और डाई ये स्टेटमेंट कहा गया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसकी डेट है 1942। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, 1930 है। सिविल डिसओबीडियंस, हिंदी में कहें तो सिविल डिसओबीडियंस। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1920 बिल्कुल सही है। खिलाफत मूवमेंट भी इसी में था, 1920। और फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ये यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं। देखिए नेशनल क्लाइमेट एक्शन जो है, जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान भी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान NAP, या नेशनल क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है, NCC, ठीक है। तो ये इसमें मिशन है, इनके 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें सोलर पावर ये है, एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण ये भी शामिल है, इसमें न्यूक्लियर पावर की बात नहीं की गई, तो ये हमारा गलत हो जाता है, यानी कि इसका नहीं है, यानी कि यही राइट आंसर है। देखिए इसमें कई सारे हैं, सोलर पावर की बात की गई, एफॉरेस्टेशन की बात की गई, जो वेस्ट होता है मटेरियल, उससे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये भी है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, नेशनल एक्शन प्लान में आती है। और सोलर, बस ये न्यूक्लियर पावर जो है ये इसका पार्ट नहीं है। और जिसमें आती हैं वो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें एक नेशनल हिमालयन जो उसका
सेफ्टी की बात की गई है, संरक्षण जैसे हिंदी में कहते हैं, प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो हिमालयन वो भी इसमें शामिल है, और जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो इसमें बस से ये न्यूक्लियर पावर शामिल नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। देखिए यमुना एक्शन प्लान जो है वो जब सेकेंड गंगा का जो प्लान था वो जब स्टार्ट किया गया था सेकेंड, तो उसमें इसकी स्टार्ट होने की बात की गई थी, यानी कि 1993 में। ठीक है, इसकी और गोमती एक्शन प्लान ये दोनों एक साथ बात की गई थी कि इसको किया जाए। तो ये कब हुआ था स्टार्ट? ये 1993 में हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इस नेशनल पार्क ये पूछे जाते हैं, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी अभी कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, कुछ वीक पहले, तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें बांदीपुर जो है वो कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। जो सम्मिलित नहीं वो बताना। बांदीपुर कर्नाटक का बांदीपुर है। राजा जी उत्तराखंड का राजा जी है, बिल्कुल सही। सिमलीपाल का ओडिशा है, बिल्कुल सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर नहीं है। पिन वैली जो है वो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर का पिन वैली नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक और इस तरह से होता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ का है? केरला का। तो कंफ्यूज मत होइएगा, साइलेंट वैली केरला का है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश का है। सिमलीपाल ओडिशा का है, राजाजी उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर, ठीक है, इसको कहेंगे टोटल फ्रैटर्निटी रेट कहेंगे, तो ये कितनी है? ये 2.4 है। 2011 सेंसस पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग 2.4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के साथ पुरुष स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम? देखिए मिनिमम डिफरेंस पूछ रहे हैं, किसका मिनिमम डिफरेंस पूछ रहे हैं? लिटरेसी रेट का। फीमेल और मेल और फीमेल में डिफरेंस पूछ रहे हैं। मिनिमम डिफरेंस किस में है? लिटरेसी रेट में। अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है तो वो है मेघालय से स्टार्ट होता है, मेघालय से स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा मिजोरम, उसके बाद आएगा केरला, फिर आएगा नागालैंड। तो ये कुछ सीक्वेंस है, ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस है। तो सबसे कम किसका है? मेघालय का है। ठीक है, इस टाइप का ये सीक्वेंस बनेगा, सबसे कम मेघालय का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? देखिए इसका आरंभ जो किया गया था ये 2004 में किया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि ये जो है जो SC/ST होते हैं, जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए ये एक स्टार्ट किया गया था। ये योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी और 2007 में आकर ये जो सर्व शिक्षा अभियान, ये जो चलाया गया था प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान, तो उसमें इसको शामिल कर लिया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 2004 में ये स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? देखिए जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो मिर्च में है। वैसे तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिर्च में है। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है, ये एक डिज़ीज़ है, किसकी है? ये भिंडी की डिज़ीज़ है। भिंडी के पत्तों में क्या होती है? ये थ्रेड्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाते हैं येलो कलर के, तो उन थ्रेड्स टाइप की ये लाइंस बन जाती हैं, तो ये एक बीमारी होती है, भिंडी के पत्तों में हो जाती है, इसको नाम है येलो वेन मोज़ेक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? देखिए हम लोग को पता है कि जो भी सब्जियों का या फलों का जो भी रंग, जो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, तो हर उसमें अलग अलग पिगमेंट होता है। तो अगर हम कैप्सिसिन की बात करें तो ये कैप्सिकम जो होता है, उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो कैप्सिसिन पिगमेंट की वजह से होता है। अगर हम बात करें कैरोटीन की, तो जो कैरेट होता है, गाजर यानी कि, उसमें कैरोटीन की वजह से उसका रेड ऑरेंज टाइप का कलर होता है। एंथोसायनिन की बात करें तो एप्पल में जो कलर होता है वो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होता है। और लाइकोपीन की अगर हम बात करें तो ये टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर लाइकोपीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? देखिए जो क्या कहते हैं, प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं जिनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, तो उसमें कई सारे होते हैं, जैसे ऑक्जेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन
और जिब्रेलिन, ये सब जो हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ उनके ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, तो उनमें से हैं। ये इंसुलिन जो होता है ये पैनक्रियाज से रिलेटेड है, ये एनिमल हार्मोन है यानी कि ह्यूमन हार्मोन है। थायरोक्सिन भी, थायराइड ग्लैंड, ये भी ह्यूमन है। एस्ट्रोजन ये भी ह्यूमन का है। और साइटोकाइनिन बस कौन सा है, प्लांट हार्मोन है। तो यहाँ पर यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। देखिए गोल्डन चावल जो होता है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसके लिए बहुत पॉपुलर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन ए याद रखिएगा। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज से। तो अगर हम पंचायती राज की बात करें, तो अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में आता है, ये 11th शेड्यूल में आता है। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं। 11th पंचायती राज है और 12th म्यूनिसपैलिटी है। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो आजकल जो इलेक्शन चल रहे हैं वो इसी के रिलेटेड चल रहे हैं, यानी कि ग्राम पंचायत चल रहे हैं। तो इसमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 30% रिजर्वेशन फीमेल्स का कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये क्वेश्चन है, तो 73rd अमेंडमेंट के अंदर ये किया गया था कि फीमेल्स का 30% रिजर्वेशन रहेगा। और कुछ स्टेट हैं जिनमें से एक हरियाणा भी स्टेट है जिसने 50% कर दिया है, 50% कर दिया है फीमेल का रिजर्वेशन ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेट हैं इनमें से जो ये ऐसा कर रही हैं। और अगर हम 30% की बात करें तो ये 73rd अमेंडमेंट के अंदर आता है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो देखिए अगर हम अध्यादेश की बात करें जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट करता है। और इसको किस आर्टिकल के अंदर, 1 to 3 आर्टिकल के अंदर ये इसको पावर मिली है कि वो कर सकता है। ये होता क्या है, देखिए हमारे जब सेशन चलते हैं लोकसभा राज्यसभा जब ये चलते हैं तो हर टाइम तो ये नहीं चलते हैं, ठीक है, हाउसेस हर टाइम तो ये एक्टिव नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, अगर उस बीच कोई एक्ट या कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, एक एक्ट बिल बना पास कर सकता है और उसे लागू कर सकता है। और जब तक चाहे वो लागू कर सकता है, जब चाहे उसे हटा सकता है, उसके पास ये पावर है। अगर और क्या होता है कि जैसे 123 के अंदर ये उसको पावर मिली है, क्या होता है जैसे मान लिया उसके बाद अब इसकी वैलिडिटी कब, मैक्सिमम वैलिडिटी कब तक होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ 6 वीक। ये कैसे, देखिए ये कैसे होती है, क्योंकि जो दो सेशंस के बीच का डिफरेंस जो होता है, जो गैप होता है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है, ठीक है, 6 महीने तक मैक्सिमम गैप हो सकता है, उसके आगे नहीं। तो मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ हो गई, ये समझ में आ गया। उसके बाद 6 वीक कैसे, 6 वीक मान ली सेशन स्टार्ट हुआ लोकसभा राज्यसभा का, तो 6 वीक जब 6 वीक के अंदर अंदर उसे दोनों ये जो एक्ट बनाता है इसको दोनों हाउसेस में पास कराना होता है। अगर यहाँ पर पास नहीं करवा पाता है 6 वीक के अंदर तो ये खारिज कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर ये पास हो जाता है तो ठीक है। और राष्ट्रपति को लेकिन ये पावर है, चाहे तो उससे पहले भी ये वापस ले सकता है। तो ये कुछ इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इसके ऑर्डिनेंस से रिलेटेड राष्ट्रपति के। तो ये तो सेंटर में चलता है। और अगर हम स्टेट में देखें तो स्टेट में भी चलता है 213 पावर के अकॉर्डिंग किसको मिली है, स्टेट के गवर्नर को ये पावर मिली है। तो स्टेट में ये चलता है 213। अगर हम 360 आर्टिकल की बात करें तो ये फिनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, फिनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 के अकॉर्डिंग। 356 ये भी इनिशियल इमरजेंसी में है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियोस में अपने, तो यहाँ पर और नहीं अभी डिस्कस करेंगे। 200 आर्टिकल ये यही गवर्नर की पावर्स से रिलेटेड है, ये यही कहता है कि ये पास कर सकता है, ये एक एक्ट बना। अच्छा एक और पॉइंट है, ये जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है इसकी इम्पोर्टेंस वही सेम इम्पोर्टेंस होती है जो एक पार्लियामेंट अपना एक्ट जारी करता है, ठीक है। तो इसको वही इम्पोर्टेंस दी गई है। ये 200 के अंदर ये गवर्नर की बात की गई है, चाहे तो वो उस बिल को रख सकता है, होल्ड कर सकता है, चाहे तो उसे राष्ट्रपति को फर्दर आगे एक्ट के लिए दे सकता है, चाहे तो वो लोकसभा राज्यसभा को वापस रिकंसीडर करने के लिए बिल को भेज सकता है। तो ये सब पावर्स जो हैं 200 के अंदर आती हैं गवर्नर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरित खेती में सन्निहित है, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके फादर्स कौन है, स्वामी एम एस स्वामीनाथन है, सबको पता है। और इससे देखिए इसमें ये आंसर सही है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। क्यों है, देखिए इससे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर के
कंज़र्वेशन की बात की गई है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन की बात की गई है, कंज़र्वेशन की बात की गई है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके न्यूट्रिशन आ जाता है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, इसके ये जो इंसेक्ट्स, ये इनका कल्चर जो होता है, ये सब आ जाता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इन सबसे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए ये गांधीनगर गुजरात में है, ये यहाँ पे किया गया है। इसमें आपने सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कहाँ पे होता है? जो कोस्ट होते हैं, हमारे कोस्ट होते हैं जहाँ से, जिसके बाद वाटर बॉडीज स्टार्ट हो जाती है हमारा, वहाँ पर जो ये पोर्ट होते हैं, तो कस्टम ड्यूटी ये सब टैक्स वैक्स लगते हैं। तो ये एक फिनेंशियली जो होता है, ये यहाँ पर फिनेंशियली सर्विस चलती है, एक कानून लागू किया जाता है। तो ये जो होता है, ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, यानी कि यूपी में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 912 पर कितने 1000, ये देखा जाता है फीमेल का कितने पर 1000 मेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। तो ये यूपी का 912 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? देखिए इसको अगर हम क्लियरली अगर हम देखें तो इसमें ग्रामीण निर्धनता, यानी कि जो गांव में रहते हैं उनकी पॉवर्टी की वजह से है जो इफ़ेक्ट करता है। धीमी कृषि, स्लो जो एग्रीकल्चर है डेवलपमेंट, क्योंकि क्या होता है कि शहर वाले जो होते हैं, शहरी जो पॉवर्टी है उनसे इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो सारे जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं, गाँव में ही मेन खेती होती है। तो अगर हम इसकी धीमी विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? ग्रामीण निर्धनता से, यानी कि गांव की पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न, देखिए साइटोट्रॉन एक डिवाइस है जिसे कहें तो उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल मौसम जो होता है, आर्टिफिशियल वेदर इन्वायरमेंट, ये जो होता है ये बनाया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये अभी हमने सच बताया था, SEZ नीति घोषित की गई थी। ये सबसे पहले कब नीति घोषित की गई थी? तो देखिए ये 1 अप्रैल 2000 में की गई थी, सबसे पहली बार 1 अप्रैल 2000 में की गई थी। ये क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है बाई कोस्ट के थ्रू, यानी कि कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ पर किस तरह से रूल्स चलने हैं, तो कितना एरिया आ रहा है SEZ में, कितना आ रहा है EEZ में, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इससे रिलेटेड हैं। और ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 2000 में, 1 अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था, ये देखिए बहुदेववादी था, यानी कि पॉलीथीस्ट था, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा जो गॉड हैं उनकी पूजा होती थी, मानते थे वो लोग एक से ज़्यादा गॉड की, ठीक है। तो इतना काफ़ी इसके बारे में। और ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा ये था ऋग्वैदिक अगर हम बात करें। उसके बाद है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए महाभिनिष्क्रमण की अगर हम बात करें तो वो उनका ग्रह था, उन्होंने बहुत ही कम एज में अपना घर छोड़ के वो चले गए थे। तो इस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनका बर्थ कहाँ पे हुई थी? इनकी बर्थ हुई थी कपिलवस्तु में हुई थी, लुम्बिनी फॉरेस्ट में, ये तो आप लोग को पता होगा। और लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है, यानी कि इनका टाइम जो है यहाँ पर बात की गई है। कबीर, यही हमारा सही है। फर्स्ट देखिए सीक्वेंस कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उनके बाद चैतन्य, उनके बाद मीराबाई, सबसे लास्ट मीराबाई, ठीक है, स्टार्टिंग में कबीर। तो ये सीक्वेंस इनके पूछे जाते हैं, जो ये भक्ति संत है, सूफी संत, तो इस टाइप के ये पूछे जाते हैं, इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है, कौन किससे पहले कौन किसके आगे है, तो ये अपने में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें एक मतदाता आयु घटाने संबंधित संविधान संशोधन, देखिए 61st अमेंडमेंट जो है इससे रिलेटेड है कि पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 थी, फिर वोटिंग एज कर दी गई 18 ईयर्स कर दी गई। और ये कब किया गया? ये 1989 में ये अमेंडमेंट आया था, 61st अमेंडमेंट 1989, और इसमें वोटिंग एज जो है कम करके 18 कर दी गई थी, इसे याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? 11 हैं। पहले 10 थे, फिर एक ऐड कर दिया गया था, राइट टू एजुकेशन, और फिर ये कितने हो गए? 11 हो गए, 10 + 1 11। ये किस में आता है, किस पार्ट में आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 आता है, पार्ट 4A, ठीक, क्योंकि अमेंडमेंट करके लाया गया इसलिए पार्ट 4A। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये 51A
आर्टिकल 51A। 51 आर्टिकल कौन सा है? DPSP का है। और उसके बाद 51A अमेंडमेंट करके लाया गया, क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्योंकि स्टूडेंट्स देखें तो वो भी समझ पाएँ, तो थोड़ा सा हम टर्म्स इसके इंग्लिश में यूज़ करेंगे ताकि वो इजीली समझ पाएँ। ठीक है, और हिंदी वाले तो देख ही रहे हैं कि सारा हिंदी में लिखा है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश एनजी यानी कि लाइट न्यू जनरेशन, एनजी मतलब न्यू जनरेशन यानी कि नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। सेकेंड है ये सतह से हवा में मारने की मिसाइल। देखिए 2-3 होते हैं इसमें मिसाइल में। एक ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया, ठीक है, DRDO, इसरो, है ना, ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये होता है कहाँ से किया गया, और थर्ड ये आता है कि किस टाइप का मिसाइल है। तो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 3 से होता है। तो देखिए 25 जनवरी को जो किया गया है ये DRDO के थ्रू किया गया है, उड़ीसा कोस्ट से किया गया है, और ये एक मिसाइल और ये सक्सेसफुल रहा था। और अगर हम सेकेंड बात करें तो ये देखिए सरफेस टू एयर है। ठीक है, ये किस पे अटैक करती है? सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि लाइट एनजी, प्रकाश एनजी जो है ये इसके ये दोनों स्पेसिफिकेशन हैं। तो हमारे यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन है 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। देखिए स्लोगन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इनको भी देखते रहिएगा। आयु संवाद अभियान का ये एक स्लोगन है, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। पूछा है किस मंत्रालय द्वारा ये किया गया है, तो ये आयुष मंत्रालय के थ्रू ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 25 जनवरी 20। देखिए ये जो इन्होंने बताई है घटना चक्र में, ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि इतने से इतने रेंज। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेपर के लिए हम करंट अफेयर्स का किस मंथ से किस मंथ तक का हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हम किस मंथ से किस मंथ तक हम पढ़ें। तो देखिए 21 से 25 जनवरी और सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए हम लोग को ये तो पता है हमारी आर्मी, नेवी और एयर, ये सारे जो हमारी मिलिट्रीज़, ये तीनों एक साथ कंबाइन कर दी गई थी और इनका एक हेड बनाया गया था CDS जो विपिन रावत हैं। तो इन्हीं तीनों की एक एक्सरसाइज जो है वो की गई थी एमफेक्स, जिसका नाम था एमफेक्स 21। तो ये कहाँ की गई थी? ये अंडमान और निकोबार में की गई थी। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे की गई थी एमफेक्स 21। तो इसके अगर हम डिटेल में बात करें थोड़ी सी, तीनों हमारी सेनाएं थीं और इसके रिलेटेड एक सिक्योरिटी के लिए की गई थी जिसका नाम था कवच एक्सरसाइज भी इसी का पार्ट थी, एमफेक्स 21 का पार्ट थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमफेक्स 21 का पार्ट कवच कौन सी इनमें से एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे कवच आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा। देखिए पंख एक अभियान किया गया है, वो सुना होगा आपने। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। देखिए पंख PANKH। तो अगर हम P से बात करें तो इसका है प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, N से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K से नॉलेज यानी कि जानकारी, और लास्ट में H है हेल्थ या हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन है, मतलब कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ये सब इतनी चीज़ें हमने इन्होंने जो है यहाँ पर ली हैं और इसको बनाते हुए एक पंख नाम दे दिया गया है इस अभियान को। और ये किसके लिए है? ये बेटियों के लिए है और स्लोगन दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और ये कहाँ किस स्टेट के थ्रू शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश स्टेट के थ्रू शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें IET के थ्रू जो इंजीनियर पुरस्कार अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है विनोद कुमार को। आप लोग को पता होगा विनोद कुमार कौन है? ये
रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं विनोद कुमार, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, मॉडर्नाइज़ किया है रेलवे को पूरे, और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें चेंज की हैं वहाँ पर पॉलिसीज़ लाकर, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला गया है किसके थ्रू, आईईटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें ये बताना है कि ऑड, इसे बताना है कि इसके प्रोपोर्शनल कौन सा है। तो देखिए 23 72 इधर 38 है, तो अगर हम 23 38 देखें तो इसमें कौन सा रिलेशन है, 23 में अगर हम 15 ऐड कर रहे हैं तो हमें 38 मिल रहा है, तो अगर हम 72 में 15 ऐड करें तो हम देखते हैं कि हमें 117 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो दोनों में +15 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जिसमें कि स्टेटमेंट है अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। कैसे, एक इन्होंने बात की है अशिक्षित लोग, ठीक है, जिनका कि शोषण हो रहा है, समाज में हो रहा है, किसके थ्रू, अन्य लोगों द्वारा। इतनी चीज़ें हमें समझ में आई हैं इस स्टेटमेंट से। अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। अब देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने कहीं भी अपने स्टेटमेंट में ये नहीं बोला है कि केवल अशिक्षित लोगों का, तो केवल गलत है यहाँ पर वर्ड। ठीक है, लोग अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, अगर ये होता तो ये हमारा राइट होता। इन्होंने केवल लगा दिया है, यानी कि ओनली यूज़ किया है, इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाता है। सेकेंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो है शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या हाईलाइट किया था अपने स्टेटमेंट में, अन्य लोग, अशिक्षित लोग, शोषण किसका हो रहा है, अशिक्षित का हो रहा है, कौन कर रहा है, अन्य लोग कर रहे हैं। इसमें सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, शिक्षित लोग समाज में, तो ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है स्टेटमेंट में कि शिक्षित लोग ही समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, कोई भी कर रहा है, यानी कि अन्य लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अन्य लोग होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यहाँ पे इन्होंने शिक्षित कर दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म निकालना है। देखिए हमें इनमें से ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, हमें निकालना है। तो अब देखिए इनमें से ऑड वन आउट में अगर हम देखें तो 61 15, देखिए 59 53 61, ये तीनों जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन 69 क्या है, वो डिवाइड हो रहा है 3 से, इसका मतलब इनमें से अलग कौन सा है, 69 अलग है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो गया। उसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है 47, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है, तो विहान का जन्मदिन कब है। तो देखिए ये जो विक्रम हैं वो कह रहे हैं कि 25 दिसंबर के बाद है। ठीक है, और उनकी बीवी कह रही है कि 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 से पहले। तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, रेंज देखेंगे, यानी कि किसके बाद, 25 के बाद। ठीक, क्योंकि 23 तो उससे पहले हो जाएगा। और विक्रम, हमें इस दोनों के स्टेटमेंट्स को रखना है, यानी कि 25 के बाद है और 27 से पहले है, तो हमारा राइट कौन सा होगा 26, क्योंकि देखिए अगर हम 23 दिसंबर के बाद कहें तब भी 25 दिसंबर के बाद ये स्टेटमेंट सही आ रहा है, यानी कि हम लेके क्या चलेंगे, 25 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर से पहले, इसके बीच में हमें एक डेट मिल रही है, यानी कि 26 को इसका बर्थडे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना आगे हो रही है, 15 मिनट आगे हो रही है। ठीक है, और ये दोपहर में 12 बजे से इसको स्टार्ट करके 4 बजे तक, अगले सुबह 4 बजे तक देखा जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में कितने आवर्स हो रहे हैं, 16 आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स में 15 मिनट आगे हो रही है। फर्स्ट लाइन का ये मतलब हो गया, यानी कि 15, अगर हमें एक निकालना हो 1 आवर, तो हम क्या करेंगे, 15/24 करेंगे। अब यहाँ पे ड्यूरेशन कितना दिया है, 12 से लेकर दोपहर के
4 और 4 मॉर्निंग के 4, ठीक है, 4 o'clock तक। तो यहाँ पूरा ड्यूरेशन जो आ रहा है वो 16 आवर्स आ रहा है। तो 1 आवर का हमने निकाला है 15/24, तो 16 आवर्स का क्या होगा 15/24 इंटू 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप पेन लेकर बैठिएगा, करिएगा, तो आप देखेंगे 10 मिनट्स आपको दिखेगा, यानी कि 4 o'clock के आगे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा चलेगी, यानी कि 4:10 का टाइम दिखाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4:10 मॉर्निंग के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए एक कोड दिया गया है, आकाश को लाल कहा गया है। अर्थ, लाल का मतलब है टमाटर, टमाटर का मतलब है दूध, दूध का मतलब है मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी का मतलब है सफ़ेद, और दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। अब देखिए हमें यहीं से निकालना है, पौधा किस में उगता है, हमें पता है सॉइल यानी कि मिट्टी में। तो बस मिट्टी को क्या कहा गया है, हमारा वही राइट हो जाएगा। पौधा किस में उगता है, मिट्टी में उगता है, मिट्टी को क्या कहा गया है, सफ़ेद। अब हमें और नहीं जाना है, बस हमें उसी पॉइंट पे रहना है कि मिट्टी में उगता है, मिट्टी को क्या कहा गया है, सफ़ेद कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 22 फरवरी। देखिए बजट का ये क्वेश्चन है, बजट आया है, तो ये इस पे हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे बजट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें पूछा गया है कि कितने करोड़ रुपए का इसमें बजट था। नंबर ए सही है, 55270.78 करोड़, ये हमारा पूरा जो था ये इतने रुपए का बजट था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट 20 सेट्स हैं टोटल, सेकेंड सेट हम लोग जल्दी ही बनाएंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ से घटना चक्र का स्टार्ट हो गया। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूपीएससी टीचर की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोस। इसमें हमने एक्सपेक्टेड मैथ्स, साइंस सारे वीडियोस अच्छे से बनाए हैं, टॉपिक वाइज भी बनाए हैं, और जिसमें हमने स्टैटिक के पार्ट भी लिए हैं, करंट का भी लिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सारे हमने साइंस, मैथ्स और ईवीएस के अपलोड किए, तो आप वो देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने सोशल साइंस पे भी यूपी टेट के प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।